नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है और शुरू होते ही आपकी जिंदगी में और खासतौर से आपकी जेब पर कई सारे बदलाव यहां पर होने वाले हैं। भले ही वो टैक्स के लिहाज से हो, निवेश के लिहाज से हो या आपके रोजमर्रा के खर्चों के लिहाज से हो, लेकिन कैसे इस बढ़ते हुए खर्च का आपको सामना करना चाहिए, इसकी रणनीति आपको आज शो पर देंगे। शुरुआत करते हैं आज की खास पेशकश की ऑन द शो के साथ। नया वित्त वर्ष लेकर आया नए बदलाव। जानिए आपकी टैक्स से लेकर निवेश के प्रोसेस में बदलाव। वर्चुअल डिजिटल एसेट की कमाई पर आज से लागू 30% का टैक्स नियम। क्या हो आपकी रणनीति क्रिप्टो करेंसी में अब? और पूरे हफ्ते की थकान और स्ट्रेस को कहें बाय बाय, डी स्ट्रेस करने के फिटनेस मंत्र आज होंगे शो में खास। और साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो, निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड या लोन। क्रिप्टो करेंसी से जुड़े सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप करें अपना सवाल हमें, नंबर है 9619873567। इस नंबर पर हमें इंतजार रहता है आपके सवालों का। तो शो के पहले हिस्से में आज हम आपको बताने वाले हैं कि टैक्स प्रणाली से लेकर आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज पर किस तरह का असर पड़ने वाला है। इस नए वित्त वर्ष में क्या क्या वो तमाम बारीकियां हैं जो आपको समझ लेनी है, कौन कौन से वो निवेश हैं जो आपको अभी से कर लेने चाहिए। स्वागत करती हूँ हमारे आज के मेहमानों का। टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा हमारे साथ है, क्षितिज महाजन को फाउंडर सर्कल कंसल्टेंट्स। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। सबसे पहले टैक्स के लिहाज से गौरी मुझे बताएं वो कौन से अहम बदलाव हैं एक एक करके जिन पर हम विस्तार से बात करेंगे, वो क्या है? जी कविता, सबसे पहले तो आपको और हमारे सारे दर्शकों को नए वित्त वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, टैक्स के लिहाज से जो चेंजेस हैं, जहां तक हम बात करें पीएफ की, तो पीएफ इस असेसमेंट ईयर से, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म हुआ है, इस असेसमेंट ईयर से लागू है, जिसमें इंटरेस्ट ऑन पीएफ यानी कि 2.5 लाख से ज्यादा अगर आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन है तो उस केस में आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो ये पिछले साल हमने बजट में देखा था कि किस तरह से 2.5 लाख के ऊपर की कंट्रीब्यूशन को टैक्सेबल कर दिया गया। तो इस साल से आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके 2.5 लाख के ऊपर, यानी कि अगर आपने 3 लाख पीएफ में इन्वेस्ट किया है तो 50,000 के ऊपर जो आपने इंटरेस्ट अर्न किया है वो आपके लिए अब टैक्सेबल हो जाएगा। तो इस साल की रिटर्न में ये आपको दिखाना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, इतना ही नहीं, देखिए म्यूचुअल फंड निवेश के लिए 1 अप्रैल से जो भुगतान है वो चेक, बैंक ड्राफ्ट या किसी दूसरे तरीके से आप नहीं कर पाएंगे। क्षितिज बताएं कि अब क्या होगा नया तरीका? सॉरी, कविता क्या आप रिपीट कर सकते हैं? आपकी आवाज़ थोड़ी। जी हाँ, म्यूचुअल फंड निवेश को लेकर मैं जो बदलाव हुआ है उस पर बात कर रही हूँ कि म्यूचुअल फंड निवेश के लिए जो भुगतान है वो 1 अप्रैल से चेक, बैंक ड्राफ्ट या किसी दूसरे तरीके से आप नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा जो चेंज एक ये आया है, आप टैक्स के लिहाज से अगर मैं बोलूँगा आपको, तो चेंज ये आया है कि जो भी सरचार्ज लगता था, जो कैपिटल गेन पे लगता था सरचार्ज, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, इक्विटी पे, वो बाकी एसेट क्लासेस पे भी लगेगा। दूसरा, इन्वेस्टमेंट्स के पार्ट पे थर्ड पार्टी तो पहले अलाउ नहीं था, अब ये सीधा कर दिया है, चाहे लेस देन 50,000 में भी आपको इंडिविजुअल्स के नाम से ही इन्वेस्टमेंट दी जाएगी। तो ये 2 चीज़ें अभी इस समय जो नई आई हैं टैक्स के लिहाज से, जो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इनिशियली आप कैश भी कुछ जो माइक्रोसिप में आप कुछ जगह आप एक्सेप्ट कर रहे थे, और इन टर्म्स ऑफ ड्राफ्ट भी आप एक्सेप्ट कर रहे थे माइक्रोसिप्स में, जो अब नहीं हो पाएगा। खैर, मैं जिस बारे में बात कर रही थी गौरी, वो म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस एग्रीगेशन पोर्टल म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज़ के लिहाज से था, जहां पर 31 मार्च 2022 से चेक, डिमांड ड्राफ्ट के जरिए पेमेंट की सुविधा जो है वो बंद की जाएगी। गौरी, इस पर आप विस्तार से बात कर सकती हैं। जी देखिए, अभी तक क्या होता था, हमारे पास 2-3 ऑप्शंस थे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। यानी कि आप चेक से इन्वेस्ट कर सकते थे, आप यूपीआई के थ्रू कर सकते थे, और साथ ही आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते थे। लेकिन अब
चेक के थ्रू आपकी इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी, यानी कि अब आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं, नेट बैंकिंग और यूपीआई। तो जिन लोगों के पास नेट बैंकिंग एक्टिवेटेड नहीं है या यूपीआई यूज नहीं करते हैं, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। ज्यादातर ये वो लोग हैं जो या तो सीनियर सिटीजन हैं, ज्यादा नेट बैंकिंग यूज नहीं करते, यूपीआई में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो वो यूजुअली बैंक में जाके चेक जमा करा के अपनी इन्वेस्टमेंट्स किया करते थे। उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। तो इट्स हाई टाइम कि अब आप अपना नेट बैंकिंग एक्टिवेट करा लें और साथ में अपना यूपीआई एक्टिवेट कर लें, ताकि आपको इन्वेस्टमेंट करने में कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल, ये इस लिहाज से भी किया गया है क्योंकि हमने देखा है कि पिछले दिनों यहाँ पर फीचर फ़ोन्स में भी यूपीआई की सुविधा उपलब्ध कराने की बात की गई है, तो उसी को और बढ़ाते हुए और निवेशकों को थोड़ा सा और म्यूचुअल फ़ंड की ओर तवज्जो देने के लिहाज से ये जो है कदम उठाया गया है। लेकिन इतना ही नहीं गौरी, डाकघर में कैश नहीं मिलेगा अब आपको ब्याज, किस तरह से जो आपकी ब्याज की कमाई होती है ये अब आप ले पाएंगे, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैच है मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत सारे लोगों के खाते होते हैं देखिए डाकघरों में, है ना, और हर किसी को वहाँ से ब्याज की कमाई चाहिए होती है, अलग अलग तिमाहियों में उनको जो है ये कमाई मिलती है, लेकिन अब वो आपको कैश नहीं मिलेगी। क्या उसका नया प्रोसेस है? जी देखिए, जो पोस्ट ऑफिस में हम लोग कराते हैं अपनी स्मॉल सेविंग्स, हमारे अकाउंट्स खोले होते हैं, जैसे MIS हो गया या कोई ऐसी सेविंग स्कीम है हमारी पोस्ट ऑफिस में जो चल रही है, यूजुअली उसमें लोग कैश या चेक से उसको अपना जो इंटरेस्ट उनको मिलता था वो विड्रॉ कर लेते थे और आसानी से उसको यूज कर लेते थे। लेकिन अब सरकार ने ये चेंज कर दिया है कि आपका जो सेविंग्स अकाउंट है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में हो चाहे वो किसी और बैंक अकाउंट में हो, वहां पे किसी और बैंक में हो, वहां से उसको लिंक कराना पड़ेगा। और ये जो इंटरेस्ट आपका क्रेडिट होगा ये आपको चेक या कैश से नहीं मिलेगा, ये डायरेक्टली आपके उस सेविंग्स बैंक अकाउंट में ही जाएगा, आप तभी उसका क्रेडिट ले पाएंगे। तो ये लिंक कराना बहुत जरूरी है। अगर ये बैंक अकाउंट लिंक नहीं होगा तो आपका जो इंटरेस्ट है वो क्रेडिट नहीं हो पाएगा। चलिए, इसके अलावा एक बहुत ही अहम फीचर जो कि ख़त्म हो गया है, सुविधा जो ख़त्म हो गई है, वो है होम लोन पे जो अतिरिक्त छूट आपको मिल रही थी वो ख़त्म हो गई है। गौरी, 2019 के बजट में आयकर कानून में नई सेक्शन 80 EEA जोड़ी गई थी और इसके तहत पहली बार घर खरीदार को होम लोन के ब्याज भुगतान पर टैक्स का फ़ायदा मिलता था, जो कि अब नहीं मिलेगा। बताएं कितना फ़ायदा मिल रहा है जो कि अब नहीं मिल पाएगा? देखिए, ये जो आपने सेक्शन की बात की, इस पे हमें 1.5 लाख का इंटरेस्ट मिलता था। इसमें पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि जो हमें सेक्शन 24 में इंटरेस्ट मिलता है अप टू 2 लाख या लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में अनलिमिटेड अमाउंट जो हमें इंटरेस्ट कंपोनेंट में मिलता है, वो अभी भी जारी रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन ये जो सेक्शन फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए था, जो 1.5 लाख का एडिशनल इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको मिलता था, वो अब नहीं मिलेगा। तो जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं जिनके घर की वैल्यू 45 लाख से कम है, वो सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा सा सेटबैक है कि अगर अब वो घर खरीदेंगे तो वो एडिशनल 1.5 लाख का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। बट जो ओरिजिनल सेक्शन 24 है जिसमें 2 लाख और लेट आउट के केस में अनलिमिटेड इंटरेस्ट का कंपोनेंट मिलता है, वो अभी भी जारी रहेगा। क्षितिज, हमें ये बताएं, दवाइयाँ महंगी हो रही हैं, घर महंगे होंगे, गाड़ियाँ महंगी हो रही है, और क्या क्या महंगाई बढ़ती हुई हम देखेंगे, खासतौर से अप्रैल के महीने में जो बदलावों की हम बात कर रहे हैं, नए वित्त वर्ष में बदलावों की बात कर रहे हैं? मुझे जहाँ तक लग रहा है कि गवर्नमेंट का अपना एफर्ट जो है, एंड दिस इज नॉट नथिंग टू डू विद कि मैं कोई प्रो गवर्नमेंट या एंटी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, वो काफ़ी हद तक जो गवर्नमेंट से चीज़ें डिस्पेंस हो रही हैं उसमें वो चीज़ें कम करने की बात कर रहे हैं। एंड जहाँ आपने दवाइयाँ महंगी करने की बात करी है कविता, येस, ब्रॉडर मार्केट में उसका कारण एक ये भी है, जो चाइना के में APIs के रेट बढ़े हैं आपके इंग्रेडिएंट्स के, जो लास्ट क्वार्टर में कंपनीज पास ऑन नहीं कर पाई थी, वो पास ऑन होंगी, तो चीज़ें बढ़ेंगी। रही बात, आप एक चीज़ बड़ी क्लियरली देखिए, बिकॉज मैंने लास्ट 2 साल से जैसे काफी बिजनेसेस यहाँ पे हम बता दें अपने दर्शकों को कि जिन दवाइयों की हम बात कर रहे हैं उसमें करीब 800 ज़रूरी दवाएं हैं जिनकी कीमतें जो हैं वो 10.7% जो है बढ़ जाएंगी कीमतें। और इसमें अगर हम देखें तो बुखार की बुनियादी दवा पैरासीटामोल भी शामिल है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारक प्राधिकरण की अगर हम बात करें, दवाओं की थोक मूल्य सूचकांक के बदलाव को यहाँ पर मंजूरी भी दी
दे दी गई है। तो जो अहम ज़रूरी दवाएं होती हैं उसमें बदलाव है। गौरी, यहाँ पर एक्सिस बैंक के ग्राहकों के लिहाज से एक अहम खबर आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि 1 अप्रैल से आज से लागू भी हो गई है। जो आपका न्यूनतम बैलेंस है उसमें उसकी जो सीमा है वो बढ़ा दी गई है। 10,000 से बढ़ाकर इसको 12,000 कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं अब आपको ज़्यादा मिनिमम बैलेंस अपने खाते में रखना होगा, और एक्सिस बैंक के खाता धारकों के लिए है ये खबर। जी, देखिए कविता, जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनका यूजुअली जो मिनिमम बैलेंस होता है वो काफी ज्यादा होता है, बट आई थिंक 10,000 से 12,000 करना भी गलत ही है। इसको इनफैक्ट कम करना चाहिए, बिकॉज कई लोग जब बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि मिनिमम बैलेंस कहाँ पे कम है। जहां पे मिनिमम बैलेंस सबसे कम होता है यूजुअली लोग वहां पे बैंक अकाउंट खुलवाना प्रेफर करते हैं। मैं यूजुअली बात कर रही हूँ, सब लोग नहीं, ज्यादातर लोग और भी चीजें देखते हैं, बट लार्जली एक पैरामीटर ये भी देखा जाता है मिनिमम बैलेंस कितना है। तो इसको बढ़ा देने से मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक के पास जो क्लाइंटेल है वो थोड़ी सी कम हो सकती है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत अच्छा कदम है। इसको कम करना चाहिए था, या उतना 10,000 ही रखते, 12,000 कर देने से अपनी उनकी क्लाइंटेल पे थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ेगा। बिल्कुल, और जैसा कि मैंने कहा था कि गाड़ियां यहाँ पर महंगी होने वाली हैं, तो कुछ बड़ी कंपनियों ने तो अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान भी कर दिया है। टाटा मोटर्स की बात करें, कमर्शियल गाड़ियों में 2.5% तक कीमतें बढ़ाने की बात कही गई है। मर्सिडीज बेंज यहाँ पर जो है वो लगभग 3% अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाएगी। टोयोटा जो है अपनी कीमतों में 4% तक दाम बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है। BMW की बात करें तो कीमतें लगभग 3.5% तक बढ़ जाएंगी। लेकिन अब ओवरऑल टैक्स प्लानिंग के लिहाज से भी बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नए वित्त वर्ष में टैक्स के लिहाज से ऐसे कुछ ज़रूरी कदम है जो आपको उठा लेने चाहिए। और सबसे पहले यहाँ पर मैं ओल्ड और नए टैक्स रजीम के बारे में बात कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको अपने टैक्स प्रणाली में बदलाव कर देना चाहिए, तो गौरी, किस तरह के लोग हैं जो अपने टैक्स रजीम को बदल सकते हैं और उसका प्रोसेस क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये अब पिछले साल भी हमारे पास ऑप्शन थी कि हमें ओल्ड में जाना है या न्यू में जाना है। तो कई लोग डिसाइड कर चुके हैं उनको ओल्ड में रहना है या न्यू में रहना है। मेरे अनुमान के हिसाब से बहुत कम लोग हैं जो न्यू रिजीम में शिफ्ट किए हैं, तो ज्यादातर लोग अभी भी ओल्ड रिजीम में है। जो सैलरीड क्लास है वो हर साल अपनी रिजीम बदल सकते हैं, तो उनके पास इस साल दोबारा ऑप्शन है कि वो दोबारा देखें कि उन्हें ओल्ड में रहना है या न्यू में रहना है। लेकिन जहां तक बिजनेस वालों की बात है, जिनकी बिजनेस इनकम है, वो एक बार अगर न्यू रिजीम में जा चुके हैं तो वो ऑप्ट आउट सिर्फ एक बार कर सकते हैं, उसके बाद वो दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे। तो उनके पास एक बार विड्रॉल का ऑप्शन जरूर है। तो आपको साल की शुरुआत में देखना है, अगर आप सैलरीड है स्पेशली, कि आपको न्यू रिजीम में रहना है या ओल्ड रिजीम में रहना है। इसको देखने के लिए आपको कैलकुलेशन करनी होगी। आपको न्यू रिजीम का स्लैब लगाना होगा विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द 70 एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस, और जो ओल्ड रिजीम है उसमें सारी एग्जेम्पशंस डिडक्शंस लेने के बाद आपको हिसाब लगाना होगा। अब ये जो पूरा हिसाब है ये लगाना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और आपको डेफिनेटली प्रोफेशनल एडवाइस की जरूरत होगी। और अगर आप प्रोफेशनल एडवाइस नहीं लेना चाहते, आप खुद अपनी रिटर्न भरते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैलकुलेटर रिलीज किया हुआ है जो ऑनलाइन गूगल पे अवेलेबल है। उस कैलकुलेटर का यूज करेंगे, बहुत आसान वो कैलकुलेटर है। आपको सिर्फ अपनी इनकम का अमाउंट डालना है, अपनी डिडक्शंस का अमाउंट डालना है, सबमिट पे क्लिक करना है। आपके पास एक चार्ट बन के आ जाएगा कि ओल्ड रिजीम में आपका इतना टैक्स बन रहा है, न्यू रिजीम में आपका इतना टैक्स बन रहा है। जो कम बन रहा है वो आप रिजीम में सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, जो लोग नए टैक्स रजीम में शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा ये समझ लेना चाहिए कि ओल्ड रजीम शायद आपको कंपल्सरीली बचत करने पर फोर्स करता है, लेकिन नए रजीम में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और अपनी सेविंग्स पे थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन गौरी, 15G 15H के सेल्फ डिक्लेरेशन को बैंक के पास ले जाकर किस तरह से इसका काम करना चाहिए और किस तरह से घोषित करनी चाहिए अपनी सारी आय? जी कविता, ये जो फॉर्म 15G और H होता है, मैं पहले बता देती हूँ ये होता क्यों है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनकी कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है, यानी कि उनकी इनकम के ऊपर कोई टैक्स बनता नहीं है। तो यूजुअली बैंक्स जब इंटरेस्ट क्रेडिट करते हैं तो उसके ऊपर TDS काटते हैं। ऑब्वियसली थ्रेशोल्ड है, बट ज्यादातर वो लोग जो उस थ्रेशोल्ड में आते हैं उनका TDS कट जाता है और उनको वो रिफंड लेने के लिए रिटर्न भरनी पड़ती है और लंबा टल जाता है, अगले साल वो रिफंड आपको मिलेगा। तो इस चक्कर में
फॉर्म 15G और H बीच में आता है, जिसमें फॉर्म 15G उन लोगों के लिए है जो नॉन सीनियर सिटीजन है, यानी कि 60 साल से कम आयु के लोग हैं, और फॉर्म 15H उन लोगों के लिए है जो सीनियर सिटीजन है, यानी 60 साल से ऊपर की आयु के हैं। तो उन लोगों को बैंक में जाके ये फॉर्म को सबमिट करना होता है, बैंक को बताना होता है, डिक्लेरेशन देनी होती है कि हमारी जितनी भी इनकम है वो टैक्सेबल नहीं है, हमारी इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं बनता, तो आप हमारा TDS ना काटें। तो आपका जितना इंटरेस्ट बनता है वो सारा का सारा आपके बैंक में क्रेडिट हो जाया करेगा, आपका कोई TDS नहीं कटेगा। यूजुअली इसको फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ही आपको कर देना चाहिए ताकि बैंक आगे जाके TDS ना काटे। बट अगर आप भूल जाते हैं, किसी कारण की वजह से आप रह जाता है, तो आप इसको बाद में भी कर सकते हैं, बट यूजुअली इसको फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपको कर देना चाहिए। ऑलराइट, लेकिन अब सबसे अहम मुद्दा पैन और आधार को लिंक करना। गौरी, कितना ज़रूरी है? जुर्माना तो अब आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन ये तुरंत प्रभाव से कैसे करना चाहिए? देखिए, ये पैन और आधार की जो लिंकिंग की डेडलाइन है वो कई बार एक्सटेंड हुई, और इस बार मुझे लग रहा था कि बिल्कुल नहीं होने वाली, लेकिन इस बार भी हुई। इस बार भी उन्होंने एक्सटेंड की, लेकिन इस बार कंडीशंस के साथ कर दी। तो अब एक तरह से आप कह सकते हैं उन्होंने आपको बता दिया कि ये कंडीशंस के साथ एक्सटेंड की है, इसके बाद ये एक्सटेंड नहीं होगी। तो ये कंडीशंस क्या है कि अगर आप अब 1 अप्रैल 2022 से 3 महीने तक पैन और आधार को लिंक कर देते हैं तो आपको 500 रुपीज का जुर्माना है, और अगर आप इसको 3 महीने बाद 31 मार्च 2023 तक करते हैं तो आपके ऊपर 1000 रुपए का जुर्माना है। तो जब आप तब तक आपका पैन एक्टिव रहेगा, लेकिन 31 मार्च 2023 के बाद आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा, और जहां जहां आपको पैन देना होता है, यहाँ तक कि आप अपनी रिटर्न भी नहीं भर पाएंगे, और अगर आपकी कोई रिटर्न अंडर प्रोसेसिंग है वो प्रोसेस भी नहीं होगी अगर आपका पैन इनवैलिडेट हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आधार को पैन से लिंक करें जल्द से जल्द, अगर अभी तक नहीं किया है विद फाइन। ऑलराइट, अब एक अहम बात पर हम आते हैं, ज़रूरी बात पर आते हैं, जहां पर IT विभाग ने FY 23 के लिए नए ITR फॉर्म्स को नोटिफाई किया है। इनमें क्या कोई बदलाव हुए हैं वो आपको बताते हैं एक एक करके। तो गौरी, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ITR फॉर्म 1 से लेके फॉर्म 6 तक की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिनको नोटिफिकेशन में हम खास तवज्जो देंगे। बहुत सारी चीज़ें मेरे ख्याल से जो मुख्य तौर पर शामिल की गई हैं वो है ITR फॉर्म 1 में, जिसको सहज भी कहते हैं। जी देखिए, मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कौन सा फॉर्म किस चीज के लिए यूज होता है। मोर और लेस फॉर्म्स सेम है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, एक्सेप्ट कि फॉरेन ओवरसीज में अगर आपका कोई रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट है तो उसकी डिटेल्स आपको देनी है। तो फॉर्म 1 जो होता है, जो सबसे सिंपल फॉर्म होता है, दैट इज फॉर सैलरीड पीपल, जिनकी सैलरी से इनकम होती है, 1 हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होती है, इंटरेस्ट इनकम होती है, और ये सारी इनकम मिला के 50 लाख से नीचे इनकी इनकम है, और वो किसी कंपनी में डायरेक्टर या अनलिस्टेड शेयर होल्डर नहीं है, और एग्रीकल्चरल इनकम 5000 से कम है, तब आप ITR 1 भर सकते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते तो आपके लिए आती है ITR 2। ITR 2 उन लोगों के लिए है जिनकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है, यानी कि अगर आपका कोई कैपिटल गेन हुआ है तो आप ITR 2 भरेंगे, या आप ITR 1 की कैटेगरी में नहीं आ रहे तो आप ITR 2 भरेंगे। अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है, बिजनेस प्रोफेशन इनकम है, जिसमें आपका P&L बैलेंस शीट आपको बनाना होता है, तो उसके लिए आपके पास आती है ITR 3। और अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम शो करते हैं, यानी जो 44 AD सेक्शन है या 44 ADA सेक्शन है फॉर बिजनेस प्रोफेशन और फॉर बिजनेसेस, तो उस केस में आपके लिए ITR 4 है प्रिजम्पटिव। ये भी बहुत छोटा फॉर्म होता है, बहुत आसान होता है भरना। अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म है या आप कोई LLP है तो आपके लिए ITR 5 है, और अगर आप कंपनी है तो आपके लिए ITR 6 है। चलिए क्षितिज, मुझे ये बताएं, निवेश पोर्टफोलियो के लिहाज से क्या ज़रूरी टैक्स सेविंग टिप्स आप देना चाहेंगे, या इन्वेस्टमेंट में बदलाव जो कि निवेशकों को अपनाने चाहिए? आप म्यूट पर हैं शायद। कविता, विद रिगार्ड टू कैपिटल गेन या फिर कोई ऐसा डिफरेंस आया नहीं है। जो मैं पहले म्यूचुअल फंड या इक्विटी या फिक्स इनकम की बात करूं, एक डिफरेंस ये आया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अब अक्रॉस एसेट क्लासेस सरचार्ज 15% का जो इक्विटी पे था वो लगना शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल से, चाहे वो डेट है चाहे आपका रियल एस्टेट है। क्रिप्टो का बहुत चलन है, क्रिप्टो पे मैं बताऊंगा जो पहले टैक्सेशन आया था वो इम्प्लीमेंट हो रहा है 1 अप्रैल से। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या आपका 30% रहेगा, कोई भी गेन जो होगा।
एट ए सेम टाइम कोई लॉस होगा तो उसे आप ऑफसेट नहीं कर सकते, ना ही क्रिप्टो के किसी गेन से ऑफसेट कर सकते हैं, किसी और गेन से ऑफसेट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की जहां तक मैं बात करूं, विद रिगार्ड टू इन्वेस्टमेंट्स, काफी लोग जो हैं वो जैन फेब मार्च में अपनी इन्वेस्टमेंट टैक्स प्लानिंग को लेके स्ट्रगल करते हैं। जो लोग अभी अप्रैल में ये देख रहे हैं हमारा शो, 1 अप्रैल है आज, आई थिंक द बेस्ट वे इज दैट अपना अगर वो कुछ टैक्स सेविंग का प्लानिंग करना चाहते हैं और इक्विटी म्यूचुअल फंड एनालिसिस करना चाहते हैं तो वो मंथली सिप से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है ताकि कोई भी बर्डन आपके ऊपर जैन फेब मार्च में कोई 1 लाख 1.5 लाख करने का नहीं आए। होम लोन की जो बात आपने करी है, आज की डेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। मैं इन्वेस्टमेंट को लेके इसलिए बात कर रहा हूँ होम लोन की, बिकॉज ये इंटरेस्ट रेट्स कभी तक 2006 में थे जो आज की डेट में होम लोन के हैं 6.5%। ये बहुत अच्छा टाइम है। जो लोग कुछ सोच रहे हैं अपना कुछ एलोकेशन एक घर लेने का सोच रहे हैं, तो वहाँ पे ये अच्छा एक समय है जहाँ पे वो लोन ले सकते हैं, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत लो है। तीसरा इंपॉर्टेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स इनकम इतने कम है कि अगर आप फिक्स इनकम में बहुत हैवी हैं, एलोकेटेड हैं, तो एक बार अपने एसेट एलोकेशन के बारे में दोबारा सोचिए। और वहाँ पे अगर आप थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव नहीं भी होना चाहते पोर्टफोलियो में, तो आप एक बैलेंस एडवांटेज फंड का रूट लीजिए। ज़्यादातर बैलेंस एडवांटेज फंड आज के डेट में 45% इक्विटी में एलोकेटेड हैं। जब जब मार्केट करेक्ट होती है, मार्केट की वैल्यूएशन रीजनेबल होती हैं, तो इक्विटी का एलोकेशन बढ़ता है। क्योंकि आज की डेट में अगर आप प्योर एफडीज में जा रहे हैं या लेट्स से 3 साल के शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स में भी जा रहे हैं डेट के, तो 5-5.5 से ऊपर पोस्ट टैक्स मिलना बहुत मुश्किल है। उतना भी आ जाए तो गनीमत है। तो कुछ एलोकेशन बैलेंस एडवांटेज फंड में क्लाइंट्स को लेना शुरू करना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा जो डेट के क्लाइंट है वो इक्विटी में आ जाए, पर बैलेंस एडवांटेज फंड आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है जहाँ पे इक्विटी पार्टिसिपेशन आता है, एंड ब्रॉडर सेंस में आप कोई 9-10% का कंपाउंडिंग 5-6 साल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो टैक्सेशन भी इक्विटी का होता है, जहाँ पे आप टैक्स वाइज भी बेटर रहेंगे, एट द सेम टाइम रिटर्न वाइज भी बेटर रहेंगे। तो ये कुछ थॉट्स हैं मेरे इन्वेस्टमेंट्स को लेके। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में फ़ंड्स को निकालने शामिल करने की जो सलाह है, आप किसी आर्थिक सलाहकार के साथ सलाह मशवरा करके लें तो वो आपके लिए बेहतर होगा। इस बीच गौरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाला आपने तमाम टैक्स में बदलाव और जो टैक्स प्लानिंग को लेकर ज़रूरी कदम आपको उठाने चाहिए इस नए वित्त वर्ष में, वो आपने बारीकी से समझाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शो को आगे बढ़ाएंगे और जुड़ेंगे दर्शकों के साथ। हमारे पहले दर्शक हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, मनोज साहू। मनोज जी नमस्कार सर, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैम, मैंने पोर्टफोलियो भेजा हुआ है जिसमें जो कंटिन्यूस एसआईपी अभी मेरा चल रहा है पिछले 2 सालों से, और उसके अलावा कुछ लमसम भी किया हुआ है मैंने, मतलब 2 लाख के अमाउंट है लमसम की। तो क्या मुझे ट्विंस डॉटर है, तो ट्विंस डॉटर के लिए मैं एमएस करना है या मेडिसिन में उनको पढ़ाई करनी है, तो इसके लिए फॉरेन के लिए भेजना है, जैसे एजुकेशन लोन मुझे नहीं लेना है, तो उस तरह से क्या कर सकते हैं? मुझे बताएं, आपने 2 साल से निवेश किया है, एसआईपी और लमसम दोनों तरह से आप निवेश कर रहे हैं, तो 2 साल के बीच में जो बाजार की बीच जो जोरदार गिरावट आई थी उसको आपने देखा, आप उससे परेशान नहीं हुए? नहीं मैम, मतलब इन्वेस्टमेंट तो बड़ा है, इनफैक्ट उसके बाद से कम नहीं हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद अपने निवेश को कायम रख पाए हैं। जो फंड्स आपने इकट्ठा किए हैं वो आपने किसी आर्थिक सलाहकार से मदद लेकर पोर्टफोलियो बनाया है? हाँ, आर्थिक सलाहकार से अच्छा फ्रेंड है, उन्होंने बताए हुए। ओके, टोटल कॉर्पस आप कितना इकट्ठा करना चाहते हैं? मैम, कॉर्पस आप बताइए कि कितना जरूरी हो दोनों को फॉरेन एजुकेशन के लिए। आज अभी 2 साल की उम्र है उनकी, तो मान के चले 22 से 23 साल के एज में उन्हें भेजना है, तो 20 साल का 18 साल का और पीरियड है मेरे पास। आप और निवेश कर पाएंगे ना? जी जी जी, जरूर। चलिए, बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करें तो एक लक्ष्य आपको तय करना होता है, जिसके तहत आपको एक रणनीति डिज़ाइन करनी होती है। आपके पास लंबा समय है, तो मेरे ख्याल से इक्विटी जब आपने चुनाई हुआ है अपने पोर्टफोलियो में, तमाम फंड्स आपके पास इक्विटी ओरिएंटेड ही हैं। आपके पास एक ब्लू चिप है, आपके पास मिड कैप है, आपने स्मॉल कैप भी शामिल किया हुआ है। आप कह रहे हैं कि एक सेक्टर फंड भी आपके पास है। आप कह रहे हैं कि आपने आर्थिक सलाहकार से मदद ली है। क्षितिज, अब दोनों बेटियों को इनको विदेश भेजना है पढ़ाई करने के लिए। फ़िलहाल नहीं जानते हैं कि कितने खर्च की प्लानिंग होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से हम एजुकेशन इन्फ्लेशन खासतौर से यहाँ बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास 20 से
22 साल का समय है और अभी अगर हम 1 करोड़ का भी टारगेट लगाकर चलें तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो कम पड़ सकता है अगर इन्फ्लेशन इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो मौजूदा समय में इनका निवेश तो सही है लेकिन बढ़ाना होगा। साथ ही पोर्टफोलियो लेवल पर क्या बदलाव आपको लगते हैं कि करने चाहिए? सो कविता, मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों भी ट्विन्स हैं, तो ये क्वेश्चन आपने बात करी तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों बेटियां हैं और उनके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात सर, आपका जो लक्ष्य है वो 15 साल ही दूर है, क्योंकि 2 साल हो गए आपकी डॉटर्स को आए हुए, एंड 17 से 18 साल के बीच में आप हायर एजुकेशन के लिए उनको मेडिकल साइंस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए बाहर भेजते हैं। तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल 17 ईयर्स ही टोटल हैं आपकी इन्वेस्टमेंट को लेके। 20,000 की आप जो सिप कर रहे हैं आज की डेट में, अगर वो 12% में, पोर्टफोलियो आपका बिल्कुल ठीक है, बहुत बैलेंस पोर्टफोलियो है, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। और 12% अगर आपका पोर्टफोलियो 17 साल में ग्रो करता है तो मोटा मोटा आप मान लीजिए कि आपको कोई 1.3 करोड़ के करीब राशि मिलती है। पर आपके लिए ये है कि 2 डॉटर्स हैं, तो एक 1.3 करोड़ से आपका नहीं होगा। आप इसे स्टेप अप भी करते हैं, इसको सिप को अगर आप 10% से स्टेप अप करते हैं तो कविता 17 साल में कोई 2 करोड़ के करीब राशि मिलती है। और मुझे क्या लगता है, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कविता, एजुकेशन इन्फ्लेशन, अगर उसकी बात करें तो ऑन एन एवरेज पर पर्सन 1.5 से 2 करोड़ का खर्चा हो सकता है, 15 से 16 साल के बाद आएगा। तो उसके लिए जरूरी है कि आप एक 25,000 की सिप करें और उसे स्टेप अप करें। जब आप 25,000 की सिप करेंगे और उसे स्टेप अप करेंगे 10% से, तो अगले 15 साल में आपका कोई लगभग 3 करोड़ के करीब राशि जुड़ेगी, और जिसमें आप इनिशियल एक्सपेंसेस 1-2 साल के एक्सपेंसेस उनको दे सकते हैं। और फॉरेन स्टडीज का सिस्टम ये होता है कि आपको वहाँ पे साथ में आपके कॉलेज में कोई असाइनमेंट मिल जाता है, एंड यू कैन मेक सम, वहाँ पे अपना कुछ आप अर्निंग कर सकते हैं आगे की फीसिस के लिए। तो आई थिंक आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसको एक तो सबको इंक्रीज कीजिए, इनिशियल अमाउंट अगर आप कर सकते हैं, और साथ में हर साल कोशिश करिए 10% तो कम से कम इंक्रीज कीजिए, सिर्फ ज़्यादा कर सके तो ज़्यादा इंक्रीज कीजिए, क्योंकि फॉरेन स्टडीज काफ़ी कॉस्टली हैं और उसके लिए आपको कम से कम 3-3.5 करोड़ का कॉपस इकट्ठा करना चाहिए दोनों के। चलिए मनोज जी, यहाँ पे ये बदलाव जो आपको बताए जा रहे हैं, एक बार आप फंड्स बता सकते हैं क्षितिज? जो भी फंड, नहीं बदलाव करने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ इनके सारे फंड, चाहे टाटा डिजिटल है, इमर्जिंग ब्लू चिप है, एक्सिस ब्लू चिप है, सारे फंड्स इनके बिल्कुल ठीक है, कंटिन्यू कर सकते हैं इन्हीं फंड्स में, और कुछ ऐड करने की अभी जरूरत नहीं है, इतने में सिर्फ स्टेप अप कर दें। ऑलराइट मनोज जी, फंड्स अच्छे हैं, बस निवेश बढ़ाने की ज़रूरत है और एक कॉर्पस को डिसाइड करें तो आपको पता चल जाएगा कितना निवेश आपको बढ़ाना होगा। अगले दर्शक पंकज हमारे साथ फोन लाइन पर है। पंकज जी नमस्कार, आपका पोर्टफोलियो मेरे सामने है जहां पर मुझे दिखाई दे रहा है 2 स्मॉल कैप फंड्स हैं आपके पास। कोई खास वजह, 2 स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स को पोर्टफोलियो में डाला आपने? नहीं, कोई खास वजह तो नहीं है। मैं दूसरा मैंने एल&टी उसका टेंडर रोबिको का स्मॉल कैप फंड है, वो मैंने अभी शुरू करा है। और अच्छा, मुझे मेरा जो एडवाइजर है जिसके थ्रू मैं इन्वेस्ट करता हूँ उसने मुझे गाइड करा है, तो मुझे उस पर थोड़ा सा डाउट हुआ, तो मैं आपका उस दिन मैं प्रोग्राम देख रहा था रात को बैठ के, तो मैं कहा आपसे भी सजेशन, मैं कहा एक बार एक्सपर्ट हैं तो मैं कहा सजेशन ली जाए आपसे भी एक बारी। तो सर की क्या एडवाइस है इसके बारे में? बिल्कुल। आप पोर्टफोलियो बनाने के बाद आप खुद भी फंड्स को ट्रैक करते हैं क्या? हाँ जी, मैं करता हूँ। अभी पीछे जब मार्केट डाउन थी तो मैंने सब में 5-5 हजार 10-10 हजार करके डाला था उसमें। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक निवेशक के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने एडवाइज़र की ही बात पर भरोसा ना करे, खुद भी थोड़ा सा बाजार को लेके पढ़ाई लिखाई करे, और ख़ासतौर से आपके फंड्स जिसमें आपने निवेश किया हुआ है, आपके फंड मैनेजर की क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरह के स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, बाजार की अस्थिरता को वो कैसे अपने पोर्टफोलियो में कवर अप कर रहे हैं, ये सब एक बातें जो है निवेशक को ध्यान में रखनी चाहिए। 3 साल से आप इन 4 फंड में निवेश कर रहे हैं और आपको चाहिए 10 साल में 1 करोड़ रुपए। क्षितिज, क्या कोई तरीका ये 1 करोड़ से ज़्यादा कमा पाएँ इस पोर्टफोलियो के जरिए? कविता, ये जो फंड्स तो आपने बताए हैं, पर इन्होंने अमाउंट नहीं बताया। जहाँ तक मुझे लगता है, अगर ये 1 करोड़ अगर राशि चाहते हैं 10 मैं साल में, आपको अमाउंट बता देती हूँ क्षितिज। इनका एक्सिस ब्लू चिप में है 3,000 रुपये, HDFC मिड कैप में है 3,000, कोटक सिलेक्ट फोकस में है 3,000, निपॉन इंडिया में 3,000, और अभी इन्होंने कैनरा बैंक को स्मॉल कैप शुरू किया, उसमें भी 3,000 रुपये डाल रहे हैं। तो 15,000 के आसपास की सिप कर रहे हैं। सो कब तक, देखिए रूल ऑफ 15 हमने कई बार बात करी है, एंड इनके फंड में मिड कैप और स्मॉल कैप है, तो 14-15%, ऑल्दो हम हमेशा बोलते हैं कैपिटल मार्केट से 12% एक्सपेक्टेड होना चाहिए, 14-15% एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो से। एट द सेम टाइम
6,000 टोटल सिप हो जाएगा 15,000 में से, जो ये कर रहे हैं बेसिकली स्मॉल कैप में। तो मेरा मानना है कि 10% से ज़्यादा स्मॉल कैप में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके बाकी फंड्स के थ्रू भी आपको स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिलता है। सो वो एक इवैल्यूएट करें, अगर ये ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और ओके हैं उस चीज़ को लेके, तो 2 स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं, अदरवाइज एक स्मॉल कैप फंड काफ़ी है। जैसे कि आपने जो बात बोली, मैं भी उसी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि दैट 2 स्मॉल कैप फंड्स की ज़रूरत नहीं है पोर्टफोलियो में। एट द सेम टाइम अगर 10 साल में ये राशि चाहते हैं, देखिए एक तो है रूल ऑफ 15, 15% अगर कंपाउंड करेंगे, अभी 15,000 के सिप कर रहे हैं, तो इनको 15 साल में 1 करोड़ की राशि मिल जाएगी। और अगर ये 10 साल में ही चाहते हैं, तो मैं बोलूँगा कि दैट फिर उस समय आप 12% में कंपाउंड करें पोर्टफोलियो, क्योंकि वो समय कम होता है, तो आपको 45,000 की सिप करनी पड़ेगी पंकज जी, सालाना। या फिर अगर 45,000 की नहीं कर सकते हैं, तो आप 30,000 की सिप करिए और उसको 10% से हर साल स्टेप अप करें, तो आपको 10 साल में कोई 1 करोड़ की राशि मिल पाएगी। अदरवाइज अगर आप टेन्योर बढ़ा सकते हैं और अमाउंट बढ़ा सकते हैं, तो वो आपके लिए दोनों विन-विन सिचुएशन होगी। और रही बात 6,000 जो आपने स्मॉल कैप में किया हुआ है, मेरे हिसाब से अगर आप मतलब जो मुझे लगता है 10 टू एट द मैक्स 15%, नहीं तो 10% काफ़ी है एज ए स्मॉल कैप सेक्टर में स्पेसिफिक फंड करने के लिए। तो वो ऑलरेडी आप कर रहे हैं ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो। चलिए पंकज जी, कोई सवाल पूछना चाहते हैं क्षितिज को? हाँ जी हाँ, ये जो स्मॉल कैप फंड है, क्या मैं इसको हाइब्रिड में कन्वर्ट करूँ तो कुछ बेनिफिट होएगा? सर हाइब्रिड इक्विटी फंड है जो इसका कैमरा रोबिको का, पंकज जी हाइब्रिड मैंने देखी है, रिटर्न अच्छी है उसकी भी काफी। पंकज जी हाइब्रिड की आपको जरूरत नहीं है। आपका जो टाइम होराइजन है इन्वेस्टमेंट का, वो 10 से 15 साल का है। हाइब्रिड फंड 3 से 5 साल के लिए जरूरी रहता है। अगर आप मेरे से पूछे तो एक SBI फोकस, HDFC फोकस या कोटक फोकस में से कोई भी फोकस फंड ले लीजिए, या टाटा डिजिटल ऐड कर लीजिए। चारों में से कोई भी एक फंड आप ऐड कर लीजिए, बिकॉज ये फोकस फंड सारे के सारे जो हैं, जैसे SBI में आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाएगा, HDFC में बैंकिंग और इंफ्रा का एक्सपोजर मिल जाएगा, कोटक में बैंकिंग हैवी है, तो ये सारे फंड्स अच्छा करेंगे। यहाँ से आप अपनी ड्यू डिलिजेंस भी कीजिए, या फिर टाटा डिजिटल, जो डिजिटल इंडिया के ऊपर हम बात करते हैं कि एक बहुत बड़ा स्कोप बैठ रहा है यहाँ पे कंट्री के लिए, या उसको ऐड कीजिए। हाइब्रिड फंड उन लोगों के लिए है जो 3 से 5 साल का व्यू ले रहे हैं। आप तो ऑलरेडी स्मॉल कैप में कर रहे हैं, तो आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर नहीं है, मोरोवर आपके पास टाइम होराइजन है, तो आप एक रेगुलर इक्विटी म्यूचुअल फंड कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नीलेश मकवाना का सवाल मैं लूँगी। ये फ़ोन लाइन पर हमें मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनका सवाल केवल एक स्मॉल कैप निवेश पर है, और SBI स्मॉल कैप फंड में हर महीने ये डाल रहे हैं 5,000 रुपये। पूछ रहे हैं कि क्या स्मॉल कैप कैटेगरी में ये फंड सही है निवेश के लिहाज से? क्षितिज, बहुत अच्छा फंड है कविता, अगर आप पूछिए। वन ऑफ माई फेवरेट, मैं अपनी बात करूँ तो फेवरेट फंड है। श्रीनिवासन जो SBI के इक्विटी के CIO हैं, वो खुद मैनेज करते हैं इस फंड को। एंड इनफैक्ट फंड की एक खासियत है कविता, ये लोग लमसम इन्वेस्टमेंट लेते ही नहीं है। 2020 के फॉल के बाद 2021 की बिगनिंग में इन्होंने थोड़ी सी विंडो खोली थी, कोई 150 से 200 करोड़ के लिए इन्होंने पैसा लिया था लमसम, थोड़ा विंडो खोला था, उसके बाद दोबारा बंद कर दिया। सिर्फ रूट के थ्रू फंड लेते हैं, अदरवाइज फंड लेते ही नहीं है। एंड बहुत अच्छा फंड है, आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं इस फंड। ऑलराइट, लेकिन क्या आपके पोर्टफोलियो को एक स्मॉल कैप फंड की ज़रूरत है? ये बात अगर आप हमसे जानना चाहते हैं नीलेश जी, तो आप अपना पूरा पोर्टफोलियो हमें भेजिएगा, क्योंकि केवल एक फ़ंड पे सलाह लेने से आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो या ना हो, आपके लक्ष्य के लिए वो फ़ंड ज़रूरी है या नहीं है, ये सब हम नहीं जानते हैं। सोली अगर आप इस फ़ंड को देखें तो ये अच्छा फ़ंड है, और आपको पोर्टफोलियो में अगर डालना है तो किसी लक्ष्य से इसको बांध कर अपने पोर्टफोलियो में डालें। वक्त हो गया है निवेश का गुरु मंत्र जानने का। क्षितिज, बताएं आपका आज का निवेश का गुरु मंत्र क्या है? देखिए, मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ, आप जब अपना गोल प्लान करते हैं, मेरा आज का गुरु मंत्र ये है कि जब आप गोल प्लान कर रहे हैं कोई, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है समझना है कि वो गोल जो है वो एंड गेम है आपका। ये जर्नी में जो अप्स एंड डाउन एंड गेम नहीं है। इन्वेस्टमेंट हो, लाइफ हो, जब भी आप कोई गोल प्लान कर रहे हैं, वो एक मैराथन की तरह है। मैं खुद मैराथन भागता हूँ, इसलिए मैं बता सकता हूँ दैट ये 100-200 मीटर रेस नहीं है जहाँ पे आप मार्केट वॉलेटिलिटी को लेके आप अपने डिसीजंस लें। आपका डिसीजन होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, और उसके बीच में
ये मार्क टू मार्केट प्राइस मूवमेंट किसी कारणवश से हो सकती है। आज यूक्रेन और रशिया की कारण है, या यूएस में रेट हाइक का कारण है, कल कोरोना का कारण था। तो आपको फोकस रहना है अपने एंड गोल पे, और अगर आप अपने एंड गोल पे फोकस रहेंगे और अगर उस पे आप अपना सारा दामोदार उस पे डालेंगे, तो आप ये फ्रीक्वेंट रिव्यूज करना भी बंद कर देंगे पोर्टफोलियो का। सो जर्नी उतनी इंपॉर्टेंट है, बट जर्नी जो है वो हमेशा आपको अप्स एंड डाउन दिखाएगी। बट आपको ये समझना है कि जब जर्नी में अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, उसमें आपका नोशनल वैल्यू कम हो रहा है, ओवरऑल वैल्यू पोर्टफोलियो का कम नहीं हो रहा है। तो बने रहें एंड फोकस गोल पे फोकस करें। और राइट क्षितिज, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाने के लिए। लेकिन अगर आप भी ये शो देख रहे हैं और अपने सवाल चाहते हैं कि इस शो में आप भेजें, तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर हम बता देते हैं जहां पर आपको अपना सवाल हमें भेजना होगा। और आप चाहें तो अपना सवाल वीडियो के रूप में भी शूट करके हमें इस नंबर पर अपलोड कर सकते हैं। 9619873567 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पर हम आपके सवालों को ट्रैक करते हैं। रुकेंगे छोटे से